दोस्तों, एक कलेक्टर साहब जो बहुत ही सज्जन आदमी होते हैं, वह एक दिन किसी कारणवश सादा कपड़ों में एक ऑटो रिक्शा में बैठते हैं और अपने एक दोस्त के घर जाने लगते हैं। तभी रास्ते में एक पुलिस चेक पोस्ट आता है और वहां पर उस ऑटो को रोक लिया जाता है। रोकने के बाद पुलिस वाले उस ऑटो वाले से पैसे मांगने लगते हैं और जब कलेक्टर साहब उनको समझाने की कोशिश करते हैं तो वह लोग उल्टा कलेक्टर साहब पर पुलिस वाले डांट लगाने लगते हैं। अब इस बात को देखकर जो कलेक्टर साहब होते हैं वह थोड़े से नाराज हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि चलो, इससे अच्छा तो मैं थाने चलता हूँ, वहां पर देखते हैं तुम हमारे साथ क्या करते हो। कौन थे वह कलेक्टर साहब जो ऑटो रिक्शा में घूम रहे थे और ऐसा क्या कारण था जिसके वजह से उनके पास ना तो कोई सरकारी गाड़ी थी और ना ही कोई सिक्योरिटी थी। तो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप तमाम लोगों का स्वागत है स्टोरी बाई क्राइम 100 की इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से प्यारी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज्यादा ज्यादा लाइक करें। और जिन भी लोगों को अपना नाम बुलवाना है वह कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखें और कहां से हैं यह भी लिखें। तब तक ज्यादा देरी ना करते हुए कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के कानपुर के एक छोटे से गांव में एक लड़का रहा करता जिसका नाम राजू होता है। राजू जो कि बड़ा ही सज्जन लड़का होता है। वह अपने गांव के अंदर सभी से घुल मिलकर रहा करता था और अच्छे से उनसे बातें किया करता था। गांव के सभी लोग उसे अच्छी तरह से जाना करते थे और उसके नेचर से भी भली भांति वाकिफ है कि यह बहुत ही अच्छा लड़का है, सभी के काम आया करता था। राजू उसके आस पड़ोस वाले जब भी उससे कुछ काम के लिए कहा करते थे तो राजू झट से उनका काम कर दिया करता था। तो इसी वजह से राजू वहां का प्रिय बन चुका था। उनके घर में उसके माता पिता होते हैं और उसकी एक छोटी बहन होती है। अभी वह स्कूल जाया करता है और स्कूल के टाइम में उसका सपना था कि वह पढ़ लिख कर कोई बड़ा अफसर बने, जिससे उसके माता पिता को भी सभी लोग सम्मान की दृष्टि से देख सके। धीरे धीरे समय बीता और समय के साथ साथ उसकी पढ़ाई भी कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद जो राजू होता है वह ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लेता है और ग्रेजुएशन को भी अच्छी तरीके से करने लगता है। 3 साल की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई थी और ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद जो राजू है वह यूपीएससी की तैयारी करने लगता है, क्योंकि उसे पता था अगर मैंने यूपीएससी को अच्छी तरीके से पास कर लिया अच्छे नंबरों से तो उसके बाद मैं कलेक्टर बन जाऊंगा और सभी लोग मेरे माता पिता को सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। जब उसके घर वालों को पता चलता है कि बेटा इतनी पढ़ाई करता है तो उसके बाद वह भी उसका बहुत ही ज्यादा साहस बढ़ाते हैं और कहते हैं कि बेटा, तू मेहनत कर, बाकी सब कुछ हम पे छोड़ दे, तुझे रुपए पैसे की कोई दिक्कत नहीं लेने की जरूरत है। दरअसल राजू के पिता सड़क का निर्माण कार्य करवाते थे और उन्हें रुपए पैसे की कोई दिक्कत नहीं थी और उन्हीं पैसों से वह राजू की पढ़ाई भी करवा रहे थे और साथ ही घर का भरण पोषण भी किया करते थे। राजू अपनी मेहनत करने लगता है और धीरे धीरे समय बीतता है। समय के साथ साथ राजू की मेहनत रंग लाती है और वह यूपीएससी को अच्छी रैंक के साथ क्लियर कर लेता है। अब यूपीएससी क्लियर करने के बाद वह एक कलेक्टर बन गया था। कलेक्टर बनने की उसे बहुत ही ज्यादा खुशी होती है और इस खुशी को वह अपने माता पिता को शेयर करता है, बताता है। और जैसे राजू के माता पिता को यह बात पता चलती है तो वह भी इस बात की बहुत ही ज्यादा खुशी मनाते हैं और पूरे गांव में मिठाइयां बंटवाते हैं। सभी लोग इस बात की खुशी मनाते हैं कि राजू जो है वह कलेक्टर बन गया है और गांव के अंदर यह पहला लड़का था जो इतनी बड़ी पोस्ट हासिल की थी। इसके बाद राजू ट्रेनिंग से पहले अपने गांव आता है और गांव में सभी के साथ खुशी के 2 पल व्यतीत करता है। उसके बाद राजू की ट्रेनिंग का समय हो जाता है तो वह ट्रेनिंग लेने के लिए शहर चला जाता है। अब ट्रेनिंग के दौरान उसे कुछ वेतन मिला करता था, जिस वेतन को वह अपने पिता के पास भेज दिया करता था और उनको पाने के बाद उसके पिता बहुत ही खुश होते हैं और सोचने लगते हैं कि चलो, अच्छा हुआ मेरा बेटा अब कमाने लगा तो मुझे भी थोड़ा बहुत सहारा मिलेगा। धीरे धीरे उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है और ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद उसकी ड्यूटी एक डिस्ट्रिक्ट में लगा दी जाती है। अब वहां पर वह बड़ी मेहनत और ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटी किया करते हैं और कभी भी किसी भी गलत काम को बर्दाश्त नहीं किया करते हैं। अब 2-3 साल उनको ड्यूटी करते हुए होंगे
तभी अचानक से एक दिन उनके मन में आता है कि क्यों ना घर चला जाए और कुछ दिन गांव के अंदर बिताया जाए, क्योंकि उन्हें वह पुरानी यादें बहुत ज्यादा याद आती थी। जब वह गांव के अंदर रहा करते थे, सभी लोगों की मदद किया करते थे और सभी लोग उससे बहुत ज्यादा प्यार किया करते थे। तो इसी वजह से जो कलेक्टर साहब होते हैं वह छुट्टी के लिए अप्लाई करते हैं और छुट्टी के लिए अप्लाई करने के बाद अपने गांव पहुंच जाते हैं। जब वह छुट्टी मनाने के लिए गांव आ गए थे और गांव के अंदर इधर उधर सभी लोगों से मिलते जुलते हैं और सभी लोगों को अपने बारे में बताते हैं, उनका हालचाल लेते हैं। ऐसे ही 2-3 दिन बीत जाते हैं। अब 2-3 दिन बाद अचानक से उनके पिता उनको कुछ सामान लेने के लिए बाजार भेजते हैं और कहते हैं कि बेटा कुछ सामान खत्म हो गया है, उसको ले आओ। अब कलेक्टर साहब अपने घर से निकल जाते हैं। साधारण रूप में नॉर्मल से कपड़े पहने हुए थे, ना कोई सिक्योरिटी होती ना कोई गाड़ी होती है, और ऐसे ही ऑटो रिक्शा पकड़कर सीधा शहर पहुंच जाते हैं। वहां जाने के बाद उस सामान की खरीदारी करने लगते हैं और तभी उन्हें अपने एक दोस्त के बारे में याद आता है जो उनके बचपन का दोस्त था और वह इसी शहर में रहा करता था। वह गांव से शहर में शिफ्ट हो गए थे और वहीं पर रहकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। तो उसके बाद कलेक्टर साहब उससे मिलने के लिए उसके घर जाने लगते हैं और इसके लिए उन्हें थोड़ा सा सफर तय करना था। तो कलेक्टर साहब एक जगह खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास ना तो कोई सिक्योरिटी थी और ना ही कोई गाड़ी थी, और खड़े होकर ऑटो वाले को हाथ दे रहे थे। और थोड़ी देर बाद एक ऑटो वाला वहां पर आकर रुक जाता है। अब कलेक्टर साहब साधारण कपड़े में थे, क्योंकि उनके पास ना तो सिक्योरिटी थी और ना ही गाड़ी थी। तो जो ऑटो वाला होता है वह उनसे पूछता है कि हाँ साहब बताइए कहाँ जाना है। तो उसके बाद कलेक्टर साहब कहते हैं कि भाई मुझे यहाँ से 4 से 5 किलोमीटर आगे जाना है और क्या तुम मुझे छोड़ दोगे। उसके बाद जो ऑटो वाला होता है वह किराया तय करता है और कहता है कि साहब 10 रुपए हुए। उसके बाद उनको बिठा लेता है। अब बिठाने के बाद कलेक्टर साहब पीछे बैठे थे और ऑटो वाला ऑटो लेकर उस दिशा में जा रहा था जहां पर कलेक्टर साहब ने उसे ले जाने के लिए कहा था। अब थोड़ी ही आगे उस रोड पर चलने के बाद वहां पर एक पुलिस नाका दिखाई देता है, जहां पर ढेर सारे पुलिस वाले वाहनों की चेकिंग कर रहे थे और उनका चालान काट रहे थे। अब इन्हीं सब चीजों को देखने के बाद जो ऑटो रिक्शा वाला होता है वह ऑटो को रोक लेता है और वहां से घूमकर जाने के लिए कहने लगता है, लेकिन तभी कलेक्टर साहब उसे रोकते हैं और कहते हैं कि भाई क्या हुआ। तो वह कहता है कि साहब आगे पुलिस वाले हैं और ये बेमतलब के ही चालान काट देंगे और मैं नहीं चाहता कि मुझे चालान का सामना करना पड़े। अब जो कलेक्टर साहब होते हैं वह ऑटो वाले से कहते हैं कि अरे ले चलो, ऐसी कोई बात नहीं है, आप ले चलो, मैं भी देखूं ये तुम्हारे साथ क्या करते हैं। इस बात को सुनकर एक बार फिर से ऑटो वाला मना करता है, लेकिन कलेक्टर साहब कहते हैं कि मुझे देखना है कि ये किस तरह से तुम्हारा चालान करेंगे। अगर एक भी पैसा तुम्हें देना पड़ा तो वह तुम नहीं दोगे, वह मैं दूंगा। तो ऑटो वाला कहता है कि साहब कहाँ आप 10 के चक्कर में इतना बड़ा नुकसान करवाओगे अपना, मुझे वापस ले जाने दो, ये तो पैसे मांग ही लेंगे। लेकिन कलेक्टर साहब उससे जिद करते हैं और जिद करने के बाद उस ऑटो को पुलिस वालों की तरफ जाने के लिए कहने लगते हैं। अब जैसे ही ऑटो नाके पर पहुंचता है तो एक हवलदार उस ऑटो को रोक लेता है और रोकने के बाद ऑटो वाले से कागज चेक करने लगता है। हवलदार ऑटो वाले को बहुत ही ज्यादा रूल और रेगुलेशन बताने लगता है। इस पर ऑटो वाला भी उससे कुछ बहस करने लगता है। उसके बाद हवलदार कहता है कि तुम्हारा चालान होगा। इस सभी बातों को बैठकर कलेक्टर साहब देख रहे थे, क्योंकि उसके पास पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं था, इसी वजह से अभी तक एक वर्ड भी कलेक्टर साहब अपने मुंह से नहीं निकाले थे। तो जो ऑटो वाला होता है वह कलेक्टर साहब की तरफ देखता है, उसके बाद हवलदार से रिक्वेस्ट करने लगता है। वह मन ही मन सोच रहा था कि इन्होंने तो वैसे ही मुझे फंसा दिया है, अब मुझे इस बात का भुगतान करना पड़ेगा। ड्राइवर हवलदार से कहता है कि साहब गलती हो गई, आगे से नहीं होगी और आगे से मैं पूरे कागज करके अपने साथ लेकर चलूंगा। इसके बाद हवलदार कहता है कि नहीं ऐसा नहीं होगा, तुम्हारा चालान कटेगा और चालान तो बनता है, मैं ऐसे तुम्हें नहीं छोड़ सकता हूं और तुम्हारा चालान 5,000 का बनता है। अब इस बात को सुनकर ऑटो वाला हाथ जोड़ने लगता है, रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है कि साहब मैं बहुत ही गरीब आदमी हूं, सुबह से मैंने सिर्फ 300 रुपए कमाए हैं और मैं 5,000 कहां से दूंगा, थोड़ा सा पैसा कम कर लो, आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। इसके बाद हवलदार कहता है कि चलो ऐसा करो, तुम 3,000 मुझे दे दो, उसके बाद तुम यहां से जा सकते हो, तुम्हें कागज दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। अब इस बात को सुनकर ऑटो वाला कहने लगता है कि साहब
मेरे पास पैसा नहीं है। मैंने आपको बताया था कि मैंने अभी तक 300 रुपए कमाए हैं, तो आपको 3000 कहाँ से दे सकता हूँ। पुलिस वाला कहता है कल तो कमाए होंगे, उनमें से दे दो। लेकिन ऑटो वाला फिर से हाथ जोड़ता है, कहता है कि साहब कल वाले पैसे तो मैंने कल ही खर्च कर दिए और आज मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। अब हवलदार उसको धमकाने लगता है और कहता है कि ऐसे कैसे काम चलेगा, तुम पैसे भी नहीं दे रहे हो और चालान भी तुम नहीं कटवा रहे हो। तो जो कलेक्टर साहब होते हैं वह एकदम से बीच में बोल पड़ते हैं और कहते हैं कि साहब आपकी पोस्टिंग कहाँ है। अब जैसे ही हवलदार साहब देख रहा है कि पैसेंजर बोल रहा है तो एकदम से उनको गुस्सा आ जाता है और कहने लगते हैं कि तू कौन है जो मुझे पोस्टिंग पूछ रहा है। तो इसके बाद कलेक्टर साहब कहते हैं कि मैं कोई नहीं हूं, मैं इस देश का आम नागरिक हूं और मैं यह जानना चाहता हूं कि आपको चालान काटने का अधिकार किसने दिया है। आप तो एक हवलदार हो और ना आप चालान काट सकते हो। अब इस बात को सुनकर हवलदार जो होता है वह थोड़ा सा गर्म होता है और गर्म होने के बाद अपने और कुछ पुलिस वालों को वहां पर बुला लेता है। तकरीबन 4 पुलिस वाले वहां पर आ गए थे और आने के बाद कलेक्टर साहब पर उल्टा चढ़ जाते हैं। अब जो पुलिस वाले होते हैं उस ऑटो वाले और कलेक्टर साहब के साथ बदतमीजी पर उतर आते हैं। उसके बाद कलेक्टर साहब कहते हैं कि पैसे तो हम नहीं देंगे और ना ही हम चालान कटवाएंगे। अगर तुम्हें ले जाना है तो मुझे ऐसा करो, अपने साथ थाने ले चलो और वहीं पर चलकर हम देखते हैं कि तुम हमारा क्या करोगे। तो इसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं ऑटो वाले को और कलेक्टर साहब को दोनों को एक साथ लेकर थाने पहुंच जाते हैं। रास्ते में ऑटो वाला सोच रहा था कि मैंने ये क्या कर दिया, अगर मैं वहां से वापस ले लेता, इनकी बात नहीं मानता तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, आज तो पूरे दिन भर का काम खराब हो जाएगा। उसके बाद सभी लोग वहां पर पहुंच गए थे और वहां जाने के बाद जो पुलिस वाले होते हैं वह उन पर केस लिखने लगते हैं। थोड़ी ही देर बाद एक चौकी इंचार्ज आते हैं जो कि कलेक्टर साहब को अच्छी तरह से जानते थे। इसके बाद वह जैसे ही यहाँ पर आते हैं तो एकदम से उसको सल्यूट मारते हैं और कहते हैं कि साहब आप यहाँ पर कैसे। इसके बाद जो कलेक्टर साहब है वह कहते हैं कि मैं तो ऐसे ही आ गया, तुम सुनाओ तुम कैसे हो। क्योंकि जहां पर कलेक्टर साहब काम किया करते थे, ड्यूटी किया करते थे, कुछ दिनों पहले ही इन चौकी इंचार्ज की ड्यूटी वहीं पर लगी हुई थी और वह अच्छी तरीके से कलेक्टर साहब को जाना करते थे। अब जैसे ही चौकी इंचार्ज ने आकर उनको सल्यूट किया तो जो पुलिस वाले उनको पकड़ कर लेकर आए थे वह एकदम से दंग हो जाते हैं और वह सोचने लगते हैं कि ये कौन है। उसके बाद वह आकर पूछने लगते हैं कि साहब कौन है ये। तो चौकी इंचार्ज बताते हैं कि ये कलेक्टर साहब हैं और इनके यहाँ पर मैंने काफी दिनों तक काम किया था, बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं और ईमानदारी और मेहनत से काम किया करते हैं। अब यह बात सुनकर मानो उनके सर पर आसमान टूट गया और पैरों तले जमीन खिसक गई हो। वह एकदम से कलेक्टर साहब के पैरों को पकड़ लेते हैं और फूट फूट कर रोने लगते हैं, माफी मांगने लगते हैं। अब यह बात जैसे ही ऑटो वाला देखता है तो वह भी हैरान हो जाता है और उसे भी जैसे ही यह बात पता चलती है कि ये कलेक्टर साहब हैं तो वह भी इस बात पर विश्वास नहीं कर पाते हैं। क्योंकि कलेक्टर साहब अपने यहाँ पर छुट्टी पर आए थे और वहां से साधारण बेस में उस ऑटो रिक्शा में बैठे थे, ना तो कोई सिक्योरिटी थी। वह अपने पिता का काम करने के लिए बाजार आए हुए थे, लेकिन उन्हें याद आ गया था कि उन्हें अपने एक मित्र से मिलने जाना है, तो इसी वजह से वह यहाँ तक पहुंच गए थे। ऑटो वाला भी असमंजस में पड़ा हुआ था, वहां पर सब कुछ देख रहा। इसके बाद जो कलेक्टर साहब है वह उनको पहले तो दूर हटाते हैं और एक लाइन में खड़ा करते हैं। खड़ा करने के बाद उन सभी को डांट लगाते हैं और कहा जाता है कि तुम यहाँ पर बताओ कि तुम्हें चालान काटने का अधिकार किसने दिया है। और वह उनको खड़ी खोटी सुनाने लगते हैं, कहते हैं कि तुम जैसे लोगों की वजह से ये पूरी पुलिस डिपार्टमेंट पूरी तरह से बदनाम हो गया है। सभी लोग पुलिस को एक अलग ही दृष्टि से देखा करते हैं। इसके बाद जो चौकी इंचार्ज होते हैं वह उनसे कहते हैं कि साहब कोई बात नहीं, इनसे गलती हो गई, इन्हें पता नहीं था कि आप कलेक्टर साहब हो। उसके बाद कलेक्टर साहब कहते हैं कि चलो ठीक है, मैं तो कलेक्टर था, लेकिन मेरी जगह कोई आम आदमी होता तो इस ऑटो रिक्शा वाले के साथ बहुत ही गलत हो जाता। ऐसा करना ठीक नहीं है और ऐसी बातों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी किया है वह मेरी आंखों के सामने किया है और मैं इस बात का गवाह हूं। तो सबसे पहले इनको सस्पेंड करो, सस्पेंड करने के बाद इनके खिलाफ कार्रवाई बिठाओ। ऐसा कहकर कलेक्टर साहब वहां से उस ऑटो वाले के साथ उस थाने से निकल आते हैं। इसके बाद ऑटो वाला एकदम से
उनके सामने हाथ जोड़ता है, कहता है कि साहब आप मुझे पहले ही बता देते। उसके बाद कलेक्टर साहब, जिनका नाम राजू होता है, उनकी तरफ मुस्कुराते हैं। हम मुस्कुराकर उस ऑटो वाले को लेकर अपने दोस्त के यहाँ पर पहुंच जाते हैं। वहां जाने के बाद कलेक्टर साहब उसको 1,000 देने लगते हैं। तभी ऑटो वाला कहने लगता है कि साहब नहीं, मेरे तो 10 रुपए बनते हैं, आप मुझे 10 दे दो। लेकिन कलेक्टर साहब कहते हैं कि कोई बात नहीं भाई, मैं अच्छा खासा पैसा कमाता हूं और मुझे कोई भी परेशानी नहीं है। हमारे पास खेती बाड़ी भी ठीक ठाक है और मेरी सैलरी भी अच्छी खासी आ जाती है। आज का पूरा दिन मेरी वजह से तेरा बर्बाद हो गया है, वह भी मेरी वजह से, तो इसकी भरपाई तो मैं ही करूंगा। ऐसा कहकर वह ऑटो वाले को 1,000 रुपए दे देते हैं। ऑटो वाला भी बड़ा ही खुश होता है, क्योंकि आज एक ईमानदार आदमी ने उन्हें पैसे दिए हैं और साथ में उनके सामने ही पुलिस वालों को भी अच्छा सबक सिखाया है। इसके बाद कलेक्टर साहब वहां पर अपना काम करते हैं और काम करने के बाद वापस से अपने पिता के पास जाकर इस बात को बताते हैं। उनके पिता इस बात को सुनते हैं तो उनका सीना भी फक्र से चौड़ा हो जाता है और वह सोचने लगते हैं कि मेरे बेटे की ईमानदारी की वजह से आज ही ऑटो वाले का चालान होने से बच गया। इसके बाद यह खबर पूरे गांव में फैल जाती है और पूरे गांव के लोग कलेक्टर साहब की वाहवाही करने लगते हैं, क्योंकि वैसे भी वह उनके चहेते थे और ऊपर से उन्होंने इतना बड़ा अच्छा काम करके दिखा दिया था। उन पुलिस वालों के ऊपर केस चला और केस चलने के बाद उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की गई। तो दोस्तों, यह थी कहानी कलेक्टर साहब की, जो कि एक ऑटो रिक्शा में साधारण रूप से बैठकर जा रहे थे। तभी उस ऑटो वालों को पुलिस वालों ने पकड़ लिया और पैसे मांगने लगे। उसके बाद कलेक्टर साहब ने कुछ ऐसा करा कि पुलिस वालों ने यह सोचा भी नहीं होगा कि एक ऑटो के अंदर कलेक्टर साहब हो सकते हैं। कलेक्टर साहब ने वहां के कलेक्टर साहब से कांटेक्ट किया और उनको अपना परिचय दिया और उसके बाद उनके खिलाफ उचित से उचित कार्रवाई करवाई। आप क्या कहना चाहते हो राजू कलेक्टर साहब के बारे में? आप क्या कहना चाहते हो उनके पिता के बारे में? आप क्या कहना चाहते हो ऑटो वाले के बारे में? तो दोस्तों, इस पूरी घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आप लोग को जागरूक करना था, आप लोग को सचेत करना था। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।